अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम जो है ना जो टॉपिक डिस्कस कर रहे थे मोलैरिटी के बारे में, कंसंट्रेशन ऑफ यूनिट के बारे में, तो उसमें पहला हमने जो है ना वो डिस्कस किया था कि जी परसेंटेज के हवाले मतलब जो है ना वो क्या होता है कंसंट्रेशन यूनिट जो है ना उसको हमने डिस्कस किया। उसके चारों पॉइंट जो है ना वो हमने डिस्कस किए। आज हम जो है ना उससे अगला जो उसका यूनिट है यानी कंसंट्रेशन यूनिट जो है ना वो हमारे पास है मोलैरिटी। तो हम सबसे पहले देखते हैं जी कि मोलैरिटी हमारे पास जो है ना वो है क्या। मोलैरिटी ये होती है जी जब आपके पास जो है ना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट। मोलैरिटी क्या होती है कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सल्यूट इन 1 क्यूबिक डेसीमीटर solution is called molarity। ठीक है कि किसी सोल्यूशन यानी 1 क्यूबिक डेसीमीटर के अंदर जितने नंबर ऑफ सल्यूट हम डिज़ोल्व करेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा जी, ये उस सोल्यूशन की मोलैरिटी जो है ना वो आ जाएगी। अब ये देखें जी कि मोलैरिटी जो है ना इसको डिनोट किससे करते हैं, इसको जी कैपिटल M से जो है ना वो डिनोट करते हैं। ठीक है, और मोलैरिटी का यूज़ जो है ना वो कहाँ कहाँ पे है। मोलैरिटी का यूज़ जो है ना एक तो हमारे पास जो अलाइड साइंसेस हैं, अलाइड साइंसेस के अंदर, और नंबर 2 केमिस्ट्री के अंदर जो है ना ये वाला मोलैरिटी का यूज़ जो है ना वो बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि जो मोलैरिटी जो हमने अभी डेफिनेशन इसकी पढ़ी है कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सल्यूट इन 1 ग्राम क्यूबिक डेसीमीटर सोल्यूशन के अंदर जब हम नंबर ऑफ मोल ऑफ सल्यूट डिज़ोल्व करेंगे तो ये उस सोल्यूशन की जो है ना वो मोलैरिटी हो जाएगी। तो अब हम देखते हैं कि जी इसको जो है ना हम प्रिपेयर कैसे करते हैं। यहाँ पे देखें जी ये वाला हमारे पास कंटेनर है, ये वाला हमारे पास है। अब आपने क्या किया, हमने इसके अंदर जो है ना वो फॉर एग्ज़ाम्पल 1 मोल जो है ना वो सल्यूट को इसके अंदर ऐड कर दिया। जब हम इसके अंदर 1 मोल जो है ना किसी भी चीज़ का, आप देखें मिसाल के तौर पर हमारे पास है NaOH सोडियम क्लोराइड जो है ना, इसका हम जो है ना वो सोल्यूशन बनाने जा रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो है ना हम क्या करेंगे, 1 मोल जो है ना वो सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो है ना इसके अंदर ऐड कर देंगे। और अब जो हमारे पास मतलब जो हमने जिस कंटेनर के अंदर हम इसको रखेंगे जो सोल्यूशन हम बना रहे हैं उसके ऊपर यहाँ पे मार्क लगा होगा किसका, 1 क्यूबिक डेसीमीटर का। इसे हम जो है ना वो 1 लीटर भी कहते हैं। ठीक है, आप देखें ना कि हम जो है ना वो बाइक के अंदर या अपनी गाड़ी के अंदर जो है ना वो पेट्रोल वगैरह डलवाते हैं, तो जब हम स्टेशन पर जाते हैं तो हम क्या कहते हैं जी, हम जो है ना वो मतलब 1 लीटर 2 लीटर या 3 लीटर जो है ना वो इसके अंदर तेल डाल दें। अगर हम लीटर कहते हैं तो हम ये भी कह सकते हैं कि 1 क्यूबिक डेसीमीटर जो है ना वो आप तेल डाल दें, 2 क्यूबिक डेसीमीटर जो है ना वो आप इसके अंदर पेट्रोल वगैरह डाल दें। तो 1 क्यूबिक डेसीमीटर जो होता है ना इसको हम आम लफ्ज़ों में लीटर यानी ये 1 लीटर के इक्वल होता है। ठीक है, अब हमने इसके अंदर 1 मोल जो है ना वो सल्यूट के डिज़ोल्व कर दिए। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, अब ये देखें कि हमने 1 क्यूबिक डेसीमीटर जो है ना वो सोल्यूशन बनाना है। हम इसके अंदर जो है ना अब जो सॉल्वेंट है वो हमारे पास क्या होगा, वाटर। तो वाटर को हम कितना लेके चलेंगे, इसके अंदर वाटर को जो है ना वो डालते जाएंगे। जब उसके ऊपर जो मार्क लगा होगा 1 क्यूबिक डेसीमीटर का, जब वाटर वहाँ पे पहुँच जाएगा तो फिर ये 1 मोल ऑफ सल्यूट जो है ना जब वो हमने डाला और आपका जो मार्क है वो 1 क्यूबिक डेसीमीटर तक पानी जो है ना वो पहुँच गया, तो जब हम इसको डिज़ोल्व करेंगे वो सोल्यूशन जो हमें हासिल होगा उस सोल्यूशन की मोलैरिटी हमारे पास क्या होगा, 1 मोल जो है ना वो उसकी मोलैरिटी होगी। ठीक है जी, अब यहाँ पे देखें हम इसका फार्मूला जो है ना वो देखते हैं कि मोलैरिटी का फार्मूला हमारे पास जो है ना वो क्या है। मोलैरिटी हमारे पास होती है ये वाला नंबर ऑफ मोल्स ओवर यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ मोल्स आप ग्राम में ही लेंगे, और यहाँ पे आपके पास है जी नंबर ऑफ वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूबिक डेसीमीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है जी,
या आप इसको ऐसे कर दें कि हमारे पास नंबर ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में आपके पास आ जाएगा जो क्यूबिक डेसीमीटर में। ठीक है, अब ये एक हमारे पास तो फार्मूला ये है। फिर दूसरा हमारे पास जो है ना इसका फार्मूला ये होता है कि चैप्टर नंबर 1 के अंदर हमने पढ़ा था कि नंबर ऑफ़ मोल्स क्या होती हैं। तो यहाँ पे देखें जी, नंबर ऑफ़ मोल्स हमारे पास आ जाएगा मैस ऑफ सल्यूट, मैस ऑफ सल्यूट ओवर मोलर मैस ऑफ सल्यूट। जो हमारे पास मैस ऑफ सल्यूट होगा जी वो किस में होगा, ग्राम के अंदर होगा। और जो हमारे पास मोलर मैस ऑफ सल्यूट होगा वो किस में होगा, क्योंकि मोलर मैस की बात है तो ये आ जाएगा ग्राम पर मोल के अंदर जो है ना ये आ जाएगा। अब यही वाला सारा फार्मूला अगर हम उठा के जो है ना वो इसके अंदर रखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी, मोलैरिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स की जगह पे हमने ये वाला लिख दिया मैस ऑफ सल्यूट ओवर हमारे पास आ जाएगा मोलर मैस ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है जी, ओवर में हमारे पास क्या आ जाएगा, यही वाला वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, अब यहाँ पे देखें कि जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये वाली चीज़ जो है ये आ जाएगा मैस ऑफ सल्यूट ओवर ये वाला हमारे पास आ जाएगा मोलर मैस मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, ये वाला हमारे पास, अब दो हमारे पास जो है ना वो फार्मूले बन गए हैं। एक हमारे पास फार्मूला जो है ना वो ये वाला है, और अगर हम इसको जो है ना वो और सिंप्लीफाई करेंगे तो दूसरा फार्मूला जो है ना वो ये वाला है। अब यहाँ पे देखें कि ये वाला नंबर ऑफ मोल्स वाला फार्मूला जो है ना ये हमने यूनिट नंबर 1 के अंदर जो है ना इसको पढ़ा था। तो अब नंबर ऑफ मोल्स जो है ना वो किसके इक्वल होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल होता है जी मैस ऑफ सल्यूट के ओवर मोलर मैस। अब यही वाली नंबर ऑफ मोल की जगह पे ये वाला फार्मूला आप जो है ना वो पुटअप कर दें। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास मोलैरिटी का दूसरा फार्मूला आ जाएगा। ये पहला है, आप इससे भी सॉल्व कर सकते हो और आप जो है ना वो इससे भी सॉल्व कर सकते हैं जी। ये जी आज हमारा टॉपिक था मोलैरिटी के बारे में कि मोलैरिटी जो है ना वो क्या होती है। तो मोलैरिटी जो होती है ना ये यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन होता है। ये मोलैरिटी की जो डेफिनेशन है वो फिर हमने पढ़ी कि नंबर ऑफ होती क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट, यानी सल्यूट को मोल्स में आपने जो है ना वो डालना है इन 1 क्यूबिक डेसीमीटर सॉल्यूशन के अंदर। और 1 क्यूबिक डेसीमीटर का मैंने आपको बताया है कि वो 1 लीटर के इक्वल होता है, यानी 1 क्यूबिक डेसीमीटर या 1 लीटर जो है ना दोनों जो है ना वो सेम है। फिर हमने बनाया कि जिसकी कंसेप्ट जो है ना हम इसको प्रिपेयर कैसे करेंगे। अब यहाँ पे देखें जिसके भी आप जो है ना वो सॉल्यूशन बनाना चाह रहे हैं तो आप क्या करेंगे, आप 1 मोल फॉर एग्जांपल है कि जी 1 मोल है या आप 2 है 3 मोल जितनी आप की रिक्वायरमेंट है वो आप सल्यूट की उतनी क्वांटिटी जो है ना वो इसके अंदर डालेंगे। उसके बाद फिर आप इसके अंदर जो है ना वो वाटर जो है ना एज ए सॉल्वेंट होगा वो आप 1 क्यूबिक डेसीमीटर तक जहाँ पे आपका मार्क हुआ होगा वहाँ तक आप इसके अंदर जो है ना वो पानी को फिल करेंगे। जब ये 1 क्यूबिक डेसीमीटर के इक्वल आ जाएगा तो अब आपने पानी डालना स्टॉप कर देना है। उसके बाद क्या करेंगे, फिर आप इसको जो है ना वो शेक करेंगे। शेक करने के बाद जब ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट इसके अंदर डिज़ोल्व हो जाएंगे तो ये वाला जो सॉल्यूशन हमारे पास बनेगा ये वाला इसकी मोलैरिटी जो है ना वो 1 होगी। अगर आपने 1 मोल डाला है तो इसकी मोलैरिटी 1 होगी, और अगर आपने 2 मोल डाला है तो इसकी मोलैरिटी जो है ना वो 2 होगी। ठीक है, अब ये देखेंगे जी एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसके अंदर आपने नंबर ऑफ मोल्स जो है ना वो 1 डाले हैं, और दूसरा सॉल्यूशन आपने प्रिपेयर किया जिसके अंदर नंबर ऑफ मोल्स जो है ना वो आपने 2 डाल दिए। तो फिर जो 2 वाली नंबर ऑफ मोल जिसके अंदर 2 होंगे उसकी मोलैरिटी नंबर ऑफ 1 मोल वाले से ज़्यादा होगी। तो क्या है कि मोलैरिटी किस पे डिपेंड करती है, मोलैरिटी जो है ना वो सल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स के ऊपर जो है ना वो डिपेंड करती है। अगर आपकी नंबर ऑफ सल्यूट मोल ऑफ सल्यूट को इंक्रीज़ करते जाएंगे तो उस सॉल्यूशन की मोलैरिटी जो है ना वो भी इंक्रीज़ होती जाएगी, और अगर नंबर ऑफ मोल ऑफ सल्यूट आप डिक्रीज़ करते जाएंगे तो उसकी मोलैरिटी जो है ना वो भी डिक्रीज़ होती जाएगी। ये था जी आज का हमारा टॉपिक। सुबह जो है ना हम पढ़ेंगे कि जो है ना 1 मोल सॉल्यूशन जो है ना वो हम किस तरह से इसको प्रिपेयर करेंगे,
और ये वाला हमारा जो है ना कंसंट्रेशन वाला टॉपिक है वो इंशाल्लाह सुबह कंप्लीट हो जाएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बच्चों चैप्टर 2 हमने कल स्टार्ट किया था, इसका मैंने इंट्रोडक्शन आप लोगों को दिया था और साथ साथ मैंने आप लोगों को इसके लर्निंग आउटकम्स बताए थे। इस चैप्टर के अंदर हम लोग क्या क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे उसके बारे में बात हमने की थी। सेल साइकिल पे हमने आकर बात को ख़त्म किया था कि सेल साइकिल को कल हम एक्सप्लेन करेंगे। आज हम लोग हमारा जो टॉपिक है वो सेल साइकिल है। सेल के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं कि सेल किस तरह से डिवाइड होता है, उसके डिवीज़न के क्या फेजेस हैं, उसके डिवीज़न की क्या सिग्निफिकेंस है प्लांट्स के अंदर भी और एनिमल्स के अंदर भी। ठीक है, ये हमारा बेसिकली जो चैप्टर है ये इसके इर्द गिर्द है। आज हम देखते हैं सेल साइकिल क्या होता है। कल मैंने आप लोगों को बताया था कि एक जो सेल है वो पैदा होने के बाद जितना टाइम पीरियड गुजारता है अपने डिवीजन तक, वो वाला सारा उसका टाइम पीरियड सेल साइकिल कहलाता है। हमने कल भी बात की थी। सेल साइकिल इज अ सीरीज ऑफ द इवेंट्स फ्रॉम अ टाइम अ सेल इज़ प्रोड्यूस्ड। ये सीरीज़ ऑफ इवेंट्स है, मुख्तलिफ़ किस्म के वाक़यात जो सेल के साथ होते हैं, ये मौके आते हैं उसकी लाइफ के ऊपर, उसकी एक सीरीज़ है। जब सेल पैदा होता है उस टाइम से लेके अनटिल इट कम्प्लीट्स माइटोसिस एंड प्रोड्यूसेस न्यू सेल, तब तक जब तक वो माइटोसिस कर नहीं लेता। ठीक है, या उसमें माइटोसिस होगी या उसमें मियोसिस होगी। तो ये जो सीरीज़ ऑफ इवेंट्स है जब सेल प्रोड्यूस होता है उस टाइम से लेके जब तक वो डिवाइड नहीं कर जाता उस टाइम तक का जो टाइम पीरियड होता है स्टूडेंट्स उसको सेल साइकिल कहते हैं। ठीक है, सेल साइकिल के 2 फेजेस होते हैं, एक इसका इंटरफेज है और दूसरा इसका माइटोटिक फेज है। इंटरफेज जो है वो रिलेटिवली लॉन्गर फेज होता है, थोड़ा लंबा फेज होता है। इसमें सेल अपने आप को तैयार करता है फॉर द सेल डिवीजन, डिवाइड होने के लिए। ठीक है, वो अपने अंदर प्रोटीन बनाता है, वो अपने अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम को डबल करता है, वो अपने अंदर जो है वो स्पिंडल फाइबर्स बनाता है क्योंकि वो भी उसके डिवीजन में हेल्प आउट उसने करनी है। स्पिंडल फाइबर्स चैप्टर नंबर 4 के अंदर आपने जब सेंट्रियोल्स वाला टॉपिक पढ़ा था ना तो उसमें आपने देखा था कि सेंट्रियोल्स या सेंट्रोसोम, 2 सेंट्रियोल्स कलेक्टिवली नोन एज सेंट्रोसोम एंड सेंट्रोसोम्स आर इन्वॉल्व फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द स्पिंडल फाइबर्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि उस जो हमने पिछले चैप्टर में सेंट्रोसोम पढ़ा है वो किस तरह से हेल्प आउट करता है स्पिंडल फाइबर्स बनाने में और स्पिंडल फाइबर्स कितने जो है वो बेनिफिशियल है फॉर द डिवीजन ऑफ द सेल। ठीक है, तो इंटरफेज इसका जो है वो सेल साइकिल के 2 फेजेस हैं, एक इंटरफेज है एंड सेकंड जो है वो माइटोटिक फेज है। इंटरफेज रिलेटिवली लॉन्गर फेज है। ठीक है, इसमें सेल अपने आप को प्रिपेयर करता है, तैयार करता है फॉर सेल डिवीजन। प्रेपरेशन में आपने याद रखना है कि उसके अंदर नंबर ऑफ ऑर्गेनल्स बढ़ते हैं, साइटोप्लाज्म की क्वांटिटी बढ़ती है, उसके अंदर जो है वो प्रोटीन की प्रोडक्शन बढ़ती है, स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं, ये प्रेपरेशन है। तो ये डिफरेंट फेजेस के अंदर होगी। उसके अलावा जो है वो माइटोटिक फेज है। माइटोटिक फेज जो है वो शॉर्ट लाइफ स्पैन होते हैं, शॉर्ट सा टाइम पीरियड होता है सेल का और माइटोटिक फेज में डेफिनेटली सेल जो है वो 1 से 2 में डिवाइड कर जाता है। ठीक है, पहले सारी प्रेपरेशन किस में हुई है? इंटरफेज में। सारी प्रेपरेशन सेल के डिवाइड होने की, जो भी उसको मटेरियल चाहिए था, जैसे चाहिए था, जो भी चीज़ें चाहिए थी वो इसने इंटरफेज में बना ली है। अब और ये रिलेटिवली लॉन्गर टाइम पीरियड है। ठीक है, थोड़ा ज़्यादा टाइम इस पर लगता है। और माइटोटिक फेज जो है ये शॉर्ट टाइम पीरियड होता है सेल साइकिल का और इसमें सेल जो है वो 1 से 2 में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, अब इंटरफेज को स्टूडेंट्स आगे हम लोग लेके चलेंगे, माइटोटिक फेज जो है वो बाद में देखते हैं। इंटरफेज को लेके हम लोग चलेंगे। इंटरफेज जो है ये टाइम है मैंने सेल्स मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ वेरी हाई। सेल के अंदर मेटाबॉलिज्म का जो प्रोसेस है आपको पता है मेटाबॉलिज्म में क्या होता है कि फूड जो है वो फूड तो खैर डाइजेशन में ब्रेक डाउन हो जाती है। मेटाबॉलिज्म में 2 तरह की चीज़ें होती हैं, एक एनाबॉलिज्म एंड दूसरा कैटाबॉलिज्म। ठीक है, एनाबॉलिज्म में नए मॉलिक्यूल्स मतलब स्मॉल मॉलिक्यूल से लार्ज मॉलिक्यूल्स बनते हैं, जैसे अमीनो एसिड से प्रोटीन्स बन रही हैं, ग्लूकोज मिलके कार्बोहाइड्रेट्स बना रहे हैं। ठीक है, ये ट्राइग्लिसराइड्स जो है वो मिलके जो है वो फैट्स एंड लिपिड्स बना रहे हैं। तो छोटे मॉलिक्यूल्स मिलके जो है वो बड़े मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं। ठीक है, और जो कैटाबॉलिज्म होता है उसमें बड़े मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन होकर छोटे मॉलिक्यूल्स के अंदर चेंज होते हैं। तो ये जो एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म वाला प्रोसेस है एज ए होल इज नोन एज द मेटाबॉलिक एक्टिविटी या मेटाबॉलिज्म। तो इंटरफेज के अंदर सेल का जो मेटाबॉलिज्म है वो थोड़ा सा हाई लेवल के ऊपर चला जाता है और सेल जो है वो अपने मुख्तलिफ किस्म के जो फंक्शन है उनको थोड़ा सा स्पीडी काम उनके ऊपर काम करता है। अच्छा बच्चों, अब इंटरफेज के मजीद फेजेस देखेंगे। पहले हमने सेल साइकिल की बात की, सीरीज ऑफ इवेंट्स।
सेल प्रोड्यूस हुआ उस टाइम से लेके जब तक उसने डिवाइड होना वो सेल साइकिल कहलाता है। सेल साइकिल के 2 फेजेस हमने देखे, एक था इंटरफेज और दूसरा था माइटोटिक फेज, ठीक है। अब इंटरफेज के मजीद आगे फेजेस हैं, इनको देखते हैं, चूँकि बात अब हम इंटरफेज की कर रहे हैं, ठीक है। इंटरफेज को आज हमने डिस्कस करना है डिटेल में। तो इंटरफेज के मजीद जो है वो फेजेस हैं, एक G1 फेज है जिसको कहते हैं फर्स्ट गैप। इसमें क्या होता है इसको आगे डिटेल से पढ़ते हैं। दूसरा S फेज है इसका जिसको कहते हैं सिंथेसिस, ठीक है। और तीसरा इसका G2 फेज है जिसको सेकंड गैप कहते हैं, ठीक है। कल मैंने कहा था कि G1 फेज इज द ग्रोथ फेज, इट इज़ ऑल्सो नोन एज ग्रोथ फेज, ठीक है। G2 फेज भी ग्रोथ फेज कहलाता है, लेकिन इसको यहाँ पे जो है वो फर्स्ट गैप और सेकंड गैप, G1 फर्स्ट गैप, G2 सेकंड गैप, S जो इसका फेज है वो सिंथेसिस वाला फेज है, ठीक है। तो ये इसके फेजेस हैं किसके, इंटरफेज के। आगे G1 फेज को अब डिटेल से देखते हैं। इसमें क्या होता है कि सेल के अंदर जो प्रोटीन की सप्लाई है वो बढ़ जाती है, नंबर ऑफ ऑर्गन्स बढ़ जाते हैं। अब देखिए प्रोटीन की सप्लाई बढ़ रही तो सेल ग्रो कर रहा है, ठीक है। नंबर ऑफ ऑर्गन्स बढ़े हैं तो सेल ग्रो कर रहा है, ठीक है। और सेल जो है वो अपने साइज में इसमें बढ़ जाता है। जब उसके अंदर प्रोटीन की मिकदार भी ज़्यादा हो गई है, उसके अंदर नंबर ऑफ ऑर्गन्स भी सेल के अंदर, अब 2 माइटोकॉन्ड्रिया थे तो 4 माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएंगे, ठीक है। 2 वैक्यूल्स थे तो 6-7 वैक्यूल्स हो जाएंगे, एक न्यूक्लियस 2 न्यूक्लियस में चेंज हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया भी ज़्यादा हो जाएंगे, गोल्गी एपरेटस भी ज़्यादा बन जाएगा, राइबोसोम्स का नंबर भी डबल हो जाएगा। तो सेल के अंदर जितना भी बड़े हुए ऑर्गन्स हैं वो सारे के सारे जो हैं वो ज़्यादा होना शुरू हो जाएंगे। किस फेज़ में, G1 फेज़ के अंदर उनका नंबर बढ़ जाएगा, प्रोटीन की सिंथेसिस ज़्यादा हो जाती है, सेल अपने साइज में ग्रो कर जाता है, ठीक है। और इसके अलावा मुख्तलिफ किस्म के इंजाइम्स बनते हैं इस फेज़ के अंदर जो कि S फेज़ के अंदर चाहिए होते हैं फॉर द डुप्लीकेशन ऑफ द क्रोमोसोम। एस फेज हम देखते हैं कि एस फेज के अंदर होता क्या है, डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम का नंबर जो है वो डबल होता है एस फेज के अंदर। तो एस फेज के अंदर अगर क्रोमोसोम्स का नंबर डबल हो रहा है तो उसको नंबर क्रोमोसोम का डबल करवाने के लिए इंजाइम्स चाहिए होते हैं, ठीक है। और वो वाले इंजाइम्स कहाँ बन रहे हैं, G1 फेज के अंदर। उसके बाद स्टूडेंट्स एस फेज है, एस फेज में डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम, वही नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो डबल हो जाएगा। हर क्रोमोसोम के अंदर 2 सिस्टर क्रोमाटिड्स होते हैं। क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर स्टूडेंट्स आगे अगले टॉपिक में मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी, और क्रोमाटिड्स क्या होते हैं ये भी हम लोग वहाँ पे देखेंगे। एस फेज में आपने याद रखना है कि क्रोमोसोम का नंबर डबल हो जाता है सेल के अंदर, ठीक है। अगर नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 था, ठीक है, तो 46 से इसका डबल कर लें, ठीक है, 72 हो जाएगा इसका नंबर। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो डबल हो जाएगा। फॉर एग्जांपल ह्यूमन जो सेल होता है, हमारा जो सेल होता है, जो ह्यूमन स्पीशीज़ है, हर स्पीशीज़ का मैंने आपको बताया था कि जो क्रोमोसोम का नंबर है वो स्पेसिफिक होता है। ह्यूमंस का जो एक सेल के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो 46 है। तो अगर एस फेज में डबल हो रहा है तो 46 से 72 बन जाएंगे, और फिर जब उस सेल ने 1 से 2 में जाना है तो आधे आधे चले जाएंगे और क्रोमोसोम का नंबर वही रिटेन हो जाएगा जो कि पेरेंट सेल के अंदर। अच्छा, ह्यूमंस के अंदर जो है वो नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 है, ठीक है। उसको 2 करेंगे तो 92 हो जाएगा, ठीक है। 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो इस तरह से मतलब ह्यूमन हर स्पीशीज़ का नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो स्पेसिफिक होता है। और ह्यूमंस का 46 था तो उसको जब मतलब एस फेज में जब डबल करेगा वो तो 92 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद स्टूडेंट्स एस फेज में देखिए नंबर ऑफ क्रोमोसोम डबल होगा और साथ ही साथ जो है वो उसके जो ईच क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ 2 सिस्टर क्रोमाटिड्स, अब 2 उसके सिस्टर क्रोमाटिड्स हो जाएंगे। क्रोमाटिड्स बेसिकली क्रोमोसोम्स की आर्म्स होते हैं, ठीक है, उनको आगे हम देखेंगे। G2 फेज देखें, अब इसका लास्ट वाला फेज है इंटरफेज का, G2 फेज गैप 2 फेज है, ये सेकेंड वाला गैप होता है। इसमें क्या होता है कि इसमें भी प्रोटीन की सिंथेसिस ज़्यादा होती है और प्रोटीन की सिंथेसिस अब चाहिए होती है फॉर द प्रोसेस ऑफ द माइटोसिस, क्योंकि G2 फेज के बाद जो है वो सेल ने माइटोटिक फेज में जाना है और वहाँ पे उसकी डिवीजन होनी है, तो सेल के अंदर प्रोटीन की मिकदार जो है वो अब ज़्यादा चाहिए। तो G2 फेज में प्रोटीन्स की प्रेपरेशन ज़्यादा होती है माइटोसिस के लिए। और इसके अलावा G2 फेज के अंदर जो है वो वाली प्रोटीन्स बनती है जो कि स्पिंडल फाइबर्स बनाने में हेल्प आउट करेगी। पीछे हमने पढ़ा था ट्यूबुलिन प्रोटीन इज इन्वॉल्व फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द स्पिंडल फाइबर्स, ठीक है, चैप्टर नंबर 4 में आपने पढ़ा था। तो वो वाली जो प्रोटीन है वो ज़्यादा बनेगी क्योंकि स्पिंडल फाइबर्स चाहिए। स्पिंडल फाइबर्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं फॉर द सेल डिवीजन, तो इसलिए G2 फेज के अंदर वो भी बनना शुरू हो जाएंगे। आफ्टर G2 फेज सेल जो है वो डायरेक्टली चला जाएगा माइटोटिक फेज के अंदर, ठीक है। मैं आपको बता रही थी कि G2 फेज के जो प्रोटीन्स बन रही हैं दैट आर नेसेसरी फॉर
द डिवीजन ऑफ द सेल की डिवीजन के लिए ज़रूरी होती हैं। तो G2 फेज़ के अंदर जब प्रोटीन ज़्यादा बन जाएगी और स्पिंडल फाइबर्स को बनाने के लिए सारे का सारा मटेरियल सेल के अंदर आ गया, तो सेल जो है वो एंटर हो जाएगा माइटोटिक फेज़ के अंदर। स्टूडेंट्स, इसके अलावा जो है वो आगे एक और फेज़ है G0 फेज़, उसको भी हम इधर ही देख लेते हैं। जी और ये जो O है इसको नोट पढ़ेंगे आप, फेज़ G0 फेज़ है। स्टूडेंट्स, ये वो वाला फेज़ होता है सेल के अंदर, बहुत सारे मल्टी सेलर यूकैरियोट्स के अंदर G0 फेज़ आता है। ये वो वाला फेज़ होता है जिसमें सेल जो है वो डिवाइड नहीं करता, ठीक है। और फॉर एग्जांपल कुछ जो है वो किडनी के सेल्स हैं, हमारी आँख के रेटिना के सेल्स हैं, वो जब इस स्टेज के ऊपर पहुंच जाते हैं ना G2 फेज़ के अंदर, तो वो माइटोटिक फेज़, यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे ना कि आगे माइटोटिक फेज़ स्टार्ट हो जाएगा, तो वो वाले सेल्स जो होते हैं वो माइटोटिक फेज़ के अंदर एंटर होते ही नहीं हैं। आपके नर्वस सिस्टम के जितने भी सेल्स हैं वो लाइफ में एक ही दफ़ा बनते हैं, उनसे मज़ीद डिवाइड होकर नए सेल्स नहीं बनते हैं। और कुछ किडनी के सेल्स हैं, ठीक है, कुछ लंग की वॉल्स के साथ सेल्स होते हैं, तो वो एक ही दफ़ा लाइफ में बनते हैं, उसके बाद दोबारा बनते ही नहीं हैं। तो वो जो एक ही दफ़ा बनने के बाद जिस फेज़ के अंदर एंटर हो जाते हैं उसको G0 फेज़ कहते हैं। और कुछ जो सेल्स हैं वो G0 फेज़ में एंटर ही नहीं होते, जैसे आपकी स्किन के एंडोथेलियल सेल्स हैं और वो G0 फेज़ के अंदर एंटर नहीं होते, वो बार बार जो है वो सेल्स वॉल्स के साथ जहाँ भी जिस भी कैविटी की इंटरनल वॉल्स के अंदर होते हैं वहाँ से स्लफ ऑफ होते हैं, मतलब पहले वाले सेल्स जो हैं वो वहाँ से स्लफ ऑफ होते हैं और नए सेल्स बनते रहते हैं। तो वो हम कह सकते हैं कि उस टाइप के जो सेल्स हैं वो G0 फेज़ के अंदर एंटर होते ही नहीं है। कुछ जो सेल्स हैं वो लाइफ में एक ही दफ़ा बनते हैं, जैसे आपकी आंख का रेटिना है, आंख का पर्दा एक दफ़ा ख़राब हो गया तो फॉर लाइफ टाइम आपकी आंख ख़राब। नर्वस सिस्टम का जो सा पोर्शन जो है वो आपका डैमेज हुआ है, फॉर लाइफ टाइम वो डैमेज ही रहता है, ठीक है, क्योंकि नए सेल्स बनते ही नहीं है। ये G0 फेज़ के अंदर एंटर हो जाते हैं और इट इज़ द फेट ऑफ देयर सेल्स दैट दे कैन नॉट डिवाइड, ठीक है। ये अल्लाह ताला की तरफ से प्री प्रोग्राम्ड चीज़ है कि वो डिवाइड होने की एबिलिटी रखते ही नहीं है, ठीक है। G0 फेज़ के अंदर चले जाते हैं। कुछ जो है वो बड़े अरसे बाद जाकर डिवाइड कर जाते हैं, ठीक है, वो और एक्सेप्शंस के अंदर बात जाती है, लेकिन नर्वस जो सिस्टम है उसके सेल्स जो है दोबारा डिवाइड नहीं हो रहे। तो अगर वो दोबारा डिवाइड नहीं हो रहे तो वो कौन से फेज़ में हैं? वो G0 फेज़ में हैं, वो माइटोटिक फेज़ के अंदर एंटर हुए ही नहीं हैं। तो ये स्टूडेंट सेल साइकिल था, इसको आपने अच्छे तरीके से याद करना है। जो आप लोगों को मैं असाइनमेंट भेजूंगी डेफिनेटली उसके अंदर ये वाला लॉन्ग क्वेश्चन होगा आपका, ठीक है। ये लॉन्ग क्वेश्चन भी होगा और साथ साथ बच्चों G2 फेज़ क्या है या सेकंड गैप क्या है, इसके ऊपर शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है। S फेज़ क्या है इसके अंदर इंटरफेस ऑफ सेल साइकिल की, तो इसके ऊपर भी शॉर्ट क्वेश्चन 2 नंबर का हो सकता है। G2 फेज़ क्या है, व्हाट इज़ G2 फेज़ इन द इंटरफेस ऑफ द सेल साइकिल, तो ये भी आपने बताया। सेल साइकिल की डेफिनेशन भी आ जाती है। तो इस तरह से करके जितने इसके अंदर पॉइंट्स बन रहे हैं उनके ऊपर शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है और एज ए होल सेल साइकिल के ऊपर नोट आता है और ये लॉन्ग क्वेश्चन भी है। इसकी जो डायग्राम है स्टूडेंट्स कल हम इसको डिस्कस करेंगे, आज जगह भी नहीं थी, वैसे इसके डायग्राम के अंदर ये सारी चीज़ें डिस्कस हुई हुई हैं। ये जो पेज नंबर 88 के ऊपर आपको डायग्राम नजर आ रही है ना, ये वाली, उसने बस उसको सीरीज़ के अंदर इवेंट्स जो हैं वो एरो लगा के बता दी है कि इस तरह से जो है वो G1 फेज़ है, फिर S फेज़ है, G2 फेज़ है और फिर M फेज़ जिसको माइटोटिक फेज़ कहते हैं। तो ये और सेंटर में ये जो आपको सर्कल नज़र आ रहे हैं दीज आर बेसिकली सेल्स, ठीक है। तो इस तरह से सेल डिवाइड हो रहा है। इसकी जो डिस्कशन है वो यही है जो मैंने आप लोगों को बता दी इस डायग्राम की भी, ठीक है। तो आपने इसको अच्छे तरीके से याद करना है। कुछ समझ नहीं आती तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, बहुत क्रिटिकल टॉपिक है आप लोगों का और ये चैप्टर थोड़ा सा टफ भी है और इंटरेस्टिंग भी है। आप थोड़ा थोड़ा करके मैं आपको पढ़ाऊंगी, आपने साथ साथ लेसन याद करना है। अगर आपने पिछला लेसन याद ना किया हुआ तो आपको आगे वाले टॉपिक की समझ नहीं आनी है। तो साथ साथ इसको याद करें, अपनी नोट्स मेकिंग करें और कुछ समझ नहीं आती तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।